नमस्कार साथियों। आज का ये सेशन हिस्टोरिकल होने वाला है, जिसके अंदर हम एक कहानी जानेंगे कि कैसे दो दोस्त आज के समय में एक सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे के जान के खिलाफ लगे हुए हैं। अब आज के समय में वेस्ट एशिया के अंदर तनाव बढ़ चुका है। दैट इज इजराइल और ईरान वापस से जंग के मैदान में एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं एंड वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए। अब ये पहला टाइम नहीं है, इसके पहले भी इन लोगों ने बहुत सारे एक्टिविटीज करे हैं एक दूसरे के खिलाफ और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है थ्रू प्रॉक्सी वॉर्स। अब इज़राइल ने और ईरान ने एक-दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर्स करे। दैट इज़ अगर मैं ईरान की यहाँ पर बात करूँ तो ईरान ने एंटी इज़राइल एलिमेंट्स को प्रमोट किया। दैट इज़ हिज़्बुल्लाह को इसने प्रमोट किया। पैलेस्तीन के अंदर जो हमास है उसको वो प्रमोट कर रहा है एंड हूदीज़ को प्रमोट कर रहा है। वैसे ही इज़राइल पीछे नहीं है। इज़राइल ने भी एंटी एंटी ईरानियन एलिमेंट्स को उसने बहुत प्रमोट किया। जैसे कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान, इसको इसने प्रमोट किया। इसके अलावा सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक्स किया है ईरान के जो एरियाज़ हैं उसके खिलाफ में एंड जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको भी इसने असैसिनेट किया। अब इन दोनों देशों के बीच में दुश्मनी इस हद तक है ना, एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं ये लोग कि यहाँ पर ईरान के इन एक्टिविटीज से आपको समझ आ जाएगा। दैट इज ईरान के अंदर जो उनका कैपिटल है तेहरान, उसके अंदर एक एरिया है, ठीक है, एक स्क्वायर है एंड इस पर्टिकुलर स्क्वायर पे बहुत सारे लोग जब भी इजराइल के खिलाफ इनको मोर्चा खड़ा करना होता है ना, ये लोग यहाँ पर आके मोर्चे खड़े करते हैं। ठीक है, हमास के सपोर्ट में ये लोग खड़े रहे हैं, इजराइल के खिलाफ हमेशा ये लोग यहाँ पर बात करेंगे, स्लोगन्स वगैरह ये सब चलते रहेगा। एंड यहाँ पर आपको आश्चर्यजनक बात ये रहेगी कि इस पर्टिकुलर स्क्वायर का नाम क्या है, पैलेस्टीन स्क्वायर। व्हाट डज दिस सपोर्ट, व्हाट डज दिस शो दैट दीज पीपल दे आर सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियन कॉज। अब वो एक अलग मसला है, लेकिन यहाँ पर बस हम ये एक ऐतिहासिक रिलेशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी की बात यहाँ पर आपने लेनी नहीं है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ठीक है, तो यहाँ पर अब सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर क्या है कि जो ईरान है ना, उसका मेन एम क्या है, इजराइल की बर्बादी। उनके लीडर्स ने ये भी बोला हुआ है कि बाय 2040 हमें इजराइल को बर्बाद कर देना है, जिसके लिए इन्होंने पैलेस्टीन स्क्वायर पे क्या किया है, एक टाइम क्लॉक, एक काउंटडाउन क्लॉक भी डाला है, जिसके अंदर काउंटडाउन होते रहता है 2040 तक। सो दिस इज वन पर्टिकुलर एलिमेंट। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, स्कॉलर्स ऐसे हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये जो मसला है ना, कॉन्फ्लिक्ट है ना ईरान और इजराइल के बीच का, ये सिर्फ रिलीजियस मसला नहीं है, इसके अंदर जो रीजनल पावर बनने का भी एस्पेक्ट है ना, वो भी इसका मेन कारण है इन दोनों के बीच में दुश्मनी का। अब इस पर्टिकुलर दुश्मनी में ईरान जो है वो इजराइल को बर्बाद करने के कस्में खाते रहता है और जो इजराइल है वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देने के कस्में खाते रहता है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था, ये दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे जब पूरे इस वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट हम बोल सकते हैं, उसके अंदर इजराइल ने ईरान को अपना सबसे करीबी दोस्त माना था। बहुत सारे ऐसे इजरायली लोग थे जो ईरान को अपना दूसरा घर मानते थे, हर साल वो लोग वहां जाते थे। बल्कि जो ईरानी लोग हैं उन लोगों ने इजराइल का एक मूवी था दैट इज ऑपरेशन थंडरबोल्ट, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा पसंद करा था। सो ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा नफरत आ गई। सो इट्स टाइम फॉर हिस्ट्री चेक। अब यहां पर अगर हम सबसे पहले ईरान के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। देखिए, ईरान का पहला नाम था ऐतिहासिक रूप में दैट इज पर्शिया। इस पर्शिया के एरिया में बहुत सारे अलग अलग साम्राज्यों ने रूल किया, दैट इज इस्लामिक जो डिनेस्टीज थी उन्होंने यहाँ पर रूल किया। बट फाइनली क्या होता है कि बाय द टाइम ऑफ 1921 एक मिलिट्री कमांडर होते हैं दैट इज रेजा, शाह रेजा। इन्होंने क्या किया, पावर को यूसर्प कर लिया एंड यहाँ पर ये खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं पूरे पर्शिया के। एंड इस टाइम पर उन्होंने जो 3 साल इन्होंने काम किया, बट 1935 में इन्होंने खुद वहां के मेन रूलर बन जाते हैं, दैट इज ही इज गोइंग टू बिकम द शाह। शाह मतलब रूलर। अब जैसे ही ये शाह बन जाते हैं उस टाइम पर ये बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं एंड वन ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी जो वो करने वाले थे दैट इज इन्होंने पर्शिया का नाम 1935 में बदल के इन्होंने ईरान कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी ईरान को पुश करना शुरू किया, दैट इज एजुकेशन, महिलाओं को एजुकेशन देने की शुरुआत करी इन्होंने। जो ड्रेस कोड, जो ऑर्थोडॉक्स कल्चर का ड्रेस कोड था उसको हटा के थोड़ा वेस्टर्न ड्रेस कोड लाने की इन्होंने कोशिश करी। इसके अलावा यहाँ पर महिलाओं को एजुकेशन एंड वोटिंग राइट्स देने की इन्होंने बात करी है। सो ये कुछ ऐसे काम यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की तरफ ये करने की प्रयास करते हैं। इनके बाद इनके बेटे राजा बनते हैं दैट इज इन 1941। अब 1941 से लेके 1979 तक ही वॉज इन पावर एंड इस बीच इन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज करे हुए हैं। दैट इज अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम की बात करूं तो इन्होंने एक पर्टिकुलर रेवोल्यूशन शुरू किया था दैट इज नोन एज द व्हाइट रेवोल्यूशन। इसके तहत इन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर इंक्लूड करने की कोशिश करी, सोशल सिक्योरिटी लोगों को देने की जो इन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स इन्होंने लाए, एजुकेशन को मास लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करी। अपार्ट फ्रॉम दैट वुमेन को जो इक्वल राइट्स है वो देने का कोशिश करा, वोटिंग राइट्स यहां पर देने की कोशिश करी। इनके फादर ने इक्वल राइट्स महिलाओं को देने की कोशिश करी थी, वोटिंग इन्होंने देने की बात करी थी। सो ऐसे करके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ये करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ा पुश इनके दौरान मिला था। लेकिन यहां पर इनकी
जो अच्छाई है, बस ये सिर्फ अच्छे व्यक्ति नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो अ वेरी हार्मफुल पर्सन, दैट इज ये एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर के नजरिए से भी हम इनको देख सकते हैं। इनके साथ एक इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी, दैट इज सीक्रेट पुलिस की, दैट इज द सावक। जो भी इनके खिलाफ बातें करेगा उसको ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना देते थे या तो उनको मरवा देते थे। सो ही वॉज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल रूलर यहाँ पर, ठीक है। सो अभी तक तो हम इसराइल की बात कर रहे थे ना, तो इस ईरान के पूरे मसले में इसराइल कहां से आ जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसी पर्टिकुलर टाइम पर हमने जो इजराइल और पैलेस्तीन वाला मसला है ना, उसको भी एड्रेस करना है। देखिए, अब ओरिजिनली क्या था कि जो पैलेस्तीन के अंदर जो मुसलमान लोग थे वो लोग वहां पर रह रहे थे, बट क्या होता है, फ्रॉम द 1800 1900 के दशक में जूस वहां से आके, बाहर से आके वो लोग वहां पर सेटल होने लग जाते हैं, बिकॉज दे कंसिडर दैट वो उनका एक होली लैंड है। एंड धीरे धीरे करके जो मुसलमान का पॉपुलेशन है वो थोड़ा बहुत आउटस्कर्ट्स में जाने लगता है। सो इस पूरे सिचुएशन को जब मुसलमान बेघर होने लगते हैं तो इस पूरे सिचुएशन को नकबा बोला जाता है और द कैटास्ट्रोफे बोला जाता है बाय द इस्लामिक वर्ल्ड। सो यहाँ पर देखिए, ऑल्दो शाह जो पर्शिया के, जो ईरान के शाह थे, ऑल्दो इन्होंने धर्मनिरपेक्ष देश बनाने की कोशिश करी ईरान के अंदर, लेकिन तो भी थे तो ये मुसलमान ही ना। अब चाहे शिया हो, सुन्नी हो, जो भी हो, थे मुसलमान ही। तो अगर पैलेस्तीन के अंदर मुसलमानों के खिलाफ अगर उनको घर से बेघर किया जा रहा है, ऐसा अगर उनको लग रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सेक्शन भी इसराइल के खिलाफ थोड़ा बहुत इनके अंदर भावनाएं होगी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जब 1950s की बात थी, उस टाइम पे ये भावनाएं इतनी ज्यादा कट्टर नहीं थी, और जिसके अंदर ये कट्टर भावनाएं थी उनका नंबर बहुत ज्यादा कम था, लेकिन आगे आने वाले समय में वो बहुत ज्यादा नंबर बढ़ने वाला था। अब यहाँ पर लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड, ये तो अभी वाला फैक्ट हो गया। नाउ लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि ये दोनों देश कब दोस्त थे। तो दोस्ती की अगर हम बात करें तो जैसे ही इजराइल का जन्म होता है 1948 में, सो टर्की के बाद दूसरा देश जो पूरे इस मिडल ईस्ट में, इस जो मुसलमान वाला देश है, दैट इज ईरान, ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया कि इजराइल एक देश है। एंड 1950s के बाद से ही अनऑफिशियल रिलेशंस इन दोनों के अंदर शुरुआत हो गए। अब समय तब बदला जब ये जो मोहम्मद रेजा शाह थे, जो दूसरे शाह थे, वो जब रूल कर रहे थे, उसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या होता है कि जो इजराइल है वो 6 डेज वॉर लड़ता है। किसके साथ लड़ता है? जो अगल बगल के इस्लामिक देश थे ना, इन लोगों के साथ, अगल बगल के इस्लामिक देश, इन लोगों के साथ ये लड़ता है और बहुत बखूबी से ये जीत जाता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर जो ईरान के शाह थे, इन्होंने इजराइल के इस बहादुरी को परखा, इन्होंने देखा और इन्होंने बोला कि यार इनके साथ रिलेशन रखने में कोई दिक्कत नहीं है। उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर मैं मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया की बात करूं, तो बहुत सारे जो इस्लामिक कंट्रीज थे ना, ये एक दूसरे के साथ ही कंपटीशन में थे। एंड ये जो शाह थे यहाँ के, ही वॉज अ रियलिस्ट पर्सन। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम कंपटीशन में हैं, तो अगर ये मुसलमान देशों का दुश्मन ये है और अगर हम दोनों कंपटीशन में हैं, इस्लामिक कंट्री एंड इस्लामिक कंट्री, सो दुश्मन का दुश्मन को मैं उसके साथ रिलेशन तो बना सकता हूं ना। सो यहाँ पर ये आइडियोलॉजी को इन्होंने फॉलो किया और ये क्योंकि ये रियलिस्ट व्यक्ति थे, इन्होंने इजराइल के साथ रिलेशंस बनाने शुरू किए। अब इस पर्टिकुलर रिलेशंस में क्या हो गया कि इसका सबसे बड़ा एंड उम्दा एग्जांपल है कि इन्होंने एक पाइपलाइन की शुरुआत करी, दैट इज फ्रॉम इजराइल टू ईरान। अब इस पाइपलाइन के तहत क्या हो रहा था कि ईरान जो है वो ऑयल सप्लाई करेगा इजराइल को, और वो इजराइल से क्या लेगा? टेक्नोलॉजी लेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज लेगा, एग्रीकल्चरल जो जो भी टेक्नोलॉजीज रहेंगी, एग्रीकल्चरल नॉलेज रहेगा, वो सारी चीजें वो इनसे लेगा। तो ऐसे करके क्या हो रहा है ना कि जो ईरान है, 6 डेज वॉर के बाद ईरान ईरान ने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर इन्वेस्ट करना शुरू किया, एंड ये रिलेशंस के अंदर इसने बहुत ज्यादा मेंटेन करने की शुरुआत करी। अब यही रिलेशन का एक सबसे उम्दा एग्जांपल ये होता है कि ईरान के अंदर जब एक डैम बनाने की बात चल रही थी, तो 14 करोड़ डॉलर्स का डैम का प्रोजेक्ट दिया किसको गया? इजराइल को दिया गया। सो ये रिलेशंस कहीं ना कहीं समझ आते हैं। इसके बाद जब तक ये शाह 1979 तक पावर में थे, तब तक मोर देन 1 लाख जूस इस पर्टिकुलर ईरान के अंदर अपना घर वो बना चुके थे। बहुत सारे बच्चे यहीं पर ईरान के स्कूल्स के अंदर जा रहे थे अपना स्कूलिंग करने। बहुत सारे लोग तेल अवीव और जो तेहरान है उसके अंदर आना और जाना कर रहे थे, अपना बिजनेसेस वहां पर सेट कर चुके थे। तो ईरान को अपना घर मान चुके थे बहुत सारे ज्यूज, ठीक है। जब भी कोई बिजनेसमैन ईरान के अंदर जाता था, तो वहां के जो शाह हैं उनको बहुत एक बड़ा रिसेप्शन देते थे। उन लोगों के लिए अच्छे खासे एकदम अकोमोडेटिव पॉलिसीज वगैरह ये सारी चीजें बनाई थी। जो ईरानियन एम्बेसी था तेहरान के अंदर, उसके अंदर बड़े बड़े लैविश पार्टीज ऑर्गेनाइज किए जाते थे, ताकि जो जो इजरायली लोग हैं, जो जो उनके एम्बेसी तेल अवीव के अंदर, जो तेहरान के अंदर जो एम्बेसी है उसके अंदर बहुत लैविश पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी, ताकि उन लोगों को बुरा ना लगे और रिलेशंस अच्छे बना सके यहां पर। सो ये एक सिचुएशन था। लेकिन जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही तेहरान के अंदर भी दो पहलू थे। दैट इज, एक तरफ जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिलेशन, बिजनेस वगैरह ये सब अच्छे चल रहे थे, और ये नॉर्दर्न पार्ट में था। वेरा सदर्न पार्ट में जो लोग थे वहां पर स्लम्स था, वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वहां पर जो भी विद्यार्थी, जो शिक्षित लोग थे, उनको जॉब नहीं मिल रहे थे, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था।
कल्चरल डिवाइड वहां पर बहुत ज्यादा था, ठीक है। ईरान वाज कल्चरली डिवाइडेड, दैट इज नॉर्दर्न पार्ट जो था वो एकदम वेस्टर्नाइज हो चुका था, वेरा सदर्न साइड जो थोड़े बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो लोग यहाँ पर देख रहे थे कि यार कितना ज्यादा इन्होंने वेस्टर्नाइज कर दिया है। सो ये जो पर्टिकुलर जो सदर्न भाग था, इन्होंने बोला कि ईरान के जो कल्चरल वैल्यूज है ना वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, और वो खत्म होने का मेन कारण कौन है? ये वेस्टर्न लोग। उस टाइम पर यूएसए का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, एंड क्योंकि इजरायली लोग जो जू लोग थे वो लोग भी ईरान के अंदर आ रहे थे, तो वो लोग भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिसकी वजह से ईरान के जो कल्चरल ईथोस एंड वैल्यूज है ना वो खत्म हो रहे थे। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है और जो ईरान के अंदर जो सदर्न साइड में लोग थे उन लोगों को ये कतई गवारा नहीं था। सो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो शाह हैं उनके खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट्स वगैरह शुरू किए। अब उसी रिवोल्ट्स में क्या हो जाता है कि जो शाह होते हैं वो यहाँ पर फायरिंग का ऑप्शन दे देते हैं इनके गार्ड्स को कि रिवोल्टर्स को चुप करवाने के लिए फायर कर दो, मार दो। लेकिन ये चीज उनके ऊपर बैकफायर कर गई। बहुत सारे लोग बहुत बड़े जुलूसों में शाह के खिलाफ काम करना शुरू किए। जो भी इजराइल और वेस्टर्न जो भी प्रतीक थे ना, सिंबल्स थे, उन सबको ये हमले करने लग गए। और यहां पर सबसे मेन व्यक्ति होते हैं जो इनके रिलीजियस लीडर अयतोला। ये जो व्यक्ति होते हैं इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाया, एंड 1979 में फाइनली क्या होता है, जो शाह होते हैं वो फ्ली कर जाते हैं यहां से, एंड ही इज गोइंग टू बिकम इन पावर। जो सेक्युलर रेवोल्यूशनरीज जो इनके लिए काम कर रहे थे यहां पर 1979 के जो ईरानियन रेवोल्यूशन, ठीक है, 1979 से पहले अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो थोड़ी वेस्टर्नाइज्ड है, ठीक है। ड्रेस के अंदर ड्रेस कोड भी एकदम ऑर्थोडॉक्स वाला नहीं है। लेकिन 1979 के बाद जब ये ईरानियन रेवोल्यूशन होता है, आज के समय का आप ईरान देखिए, वहां पर ड्रेस कोड देखिए, वहां पर जो सिचुएशन है वो देखिए। मतलब बुरा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज, एंड वो चेंज लाने का काम किया था ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979 ने। अब जब ये रेवोल्यूशन हुआ था, इनके नेतृत्व में जो भी रेवोल्यूशनरीज के अंदर जो सेक्युलर लोग थे, उन सेक्युलर लोगों ने सोचा कि ये तो रिलीजियस लीडर है, तो ये तो पावर में नहीं आएंगे। लेकिन क्या हो गया कि ही बिकेम इन पावर, रिलीजियस लीडर से ये सुप्रीम लीडर बन जाते हैं, एंड वो तब से ईरान के अंदर वो अपने काम करना शुरू करेंगे। एंड वन ऑफ द फर्स्ट मेजर वर्क जो यहां पर वो करने वाले थे, वो नाम बदलने वाले थे ईरान का टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इसी के साथ इन्होंने इजराइल के खिलाफ भी और बहुत ज्यादा काम इन्होंने, मतलब इन लोगों ने शुरू कर दिया था, ईरान ने शुरू कर दिया था। अब जब जो जू पॉपुलेशन यहां पर ऑलरेडी ईरान के अंदर रह रहा था, जाहिर सी बात है अब उनको डर लगेगा, तो बहुत सारे ऐसे जू पॉपुलेशन वहां से भाग जाती है। लेकिन जो वहां पर रहता है वो उनके टॉर्चर का जिल्लत सहन करता है, एंड दैट इज जनरली वो ये सब चीजें जनरली होती हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, ना ही मैं किसी को भी जस्टिफाई कर रहा हूं, ना ही इजराइल ना ही ईरान को, ये चीजें हुई, ठीक है। तो ये इसके हॉरर्स आज भी लोगों को पता है, लेकिन ये दुश्मनी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकी। दैट इज अभी देखिए 1979 में हमें क्या पता है कि ये दोनों दुश्मन थे, ठीक है। 1979 में दुश्मन हो गए आफ्टर द ईरानियन रेवोल्यूशन। लेकिन जब 1980s की हम बात करते हैं, 1984 वगैरह में, जब इराक के अंदर इनका वॉर चल रहा था, उस पर्टिकुलर टाइम में ईरान के पास इतने ज्यादा वेपन्स नहीं थे। तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने इजराइल से वेपन्स खरीदना इसने शुरू किया, एंड वो वेपन्स का पर एनम में बिल कितना होता था, $500 मिलियन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं दुश्मनी को भुला दिया गया था, ठीक है। दैट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। अब यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही ये चीज खत्म होता है, मतलब ये वॉर वगैरह खत्म हो जाता है इराक के अंदर, उस पर्टिकुलर टाइम से वापस से ईरान क्या कर लेता है, अपनी दुश्मनी जो इजराइल के खिलाफ है उसको ये वापस से शुरू कर लेता है, एंड इजराइल के खिलाफ एंटी एलिमेंट्स वो शुरू कर देता है। एंड इसी वजह से आज के टाइम में इजराइल नहीं चाहता ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाए, इसीलिए वो ईरान के कोई भी न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको वो स्टॉल करने की कोशिश करता है, बंद करवाने की कोशिश करता है। लेकिन आज के टाइम में हमें यह समझना पड़ेगा कि दोनों भी देशों के जो लोग हैं, जो यहां पर कॉमन पर्सनालिटीज हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो लोग यार इतने ज्यादा कट्टर नहीं है, ना ही उनको वॉर के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। हमें ये चीज समझना पड़ेगा, एंड ये चीजों का प्रतीक बने हैं लोग यूएसए के अंदर एंड अलग अलग देशों के अंदर। बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जिन्होंने, जो अगर फॉर एग्जांपल कोई ईरानियन लोग हैं, कोई इजराइल का फ्लैग अगर जमीन के ऊपर लगा हुआ है, दैट इज इजराइल एंड यूएसए का, ठीक है, तो वो लोग उसके ऊपर से नहीं जा रहे हैं, वो लोग साइड से जा रहे हैं। दैट मींस अ शो ऑफ रिस्पेक्ट। बहुत सारे ऐसे ज्यूइश पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने वी लव ईरान का टैग लगा के चल रहे हैं। सो यहाँ पर दोनों भी देशों के जो कॉमन लोग हैं वो फंडामेंटलिस्ट एंड रेडिकलिस्ट लोगों के बहाव में आज नहीं आना चाहते हैं। वो लोग जो है भाईचारे के हिसाब से रहना चाहते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी विल एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस रिलेशन। सो यही है पर्टिकुलर इतिहास, ठीक है, कि पहले ये दोस्त थे, फिर दुश्मन बन गए, फिर थोड़े दोस्त हुए, फिर वापस से दुश्मन बन गए। एंड आज के टाइम में ये टेंशन जो है कहीं भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, वो बस बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। अब देखना ये है कि आगे आने वाले समय में ये टेंशन का नतीजा क्या होता है। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।